सेक्शन 31 टैक्स इनवॉइस। ए रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स, कौन सा गुड्स? टैक्सेबल गुड्स सेल बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ supply of goods to the recipient where the supply involves movement of goods। कह रहा है जिसमें मूवमेंट है, गुड्स में मूवमेंट होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उससे पहले या उसी टाइम पर आपको इनवॉइस रेज करना है। ठीक है जी, पहला क्लॉज क्लियर है। सपोज करो मुझे यहाँ से माना सामान भेजना है, यहाँ से मुंबई सामान भेजना है, तो भेजने से पहले, मूवमेंट से पहले मुझे इनवॉइस रेज करना होगा। ठीक है। A registered person, दोबारा पढ़ो। A registered person supplying taxable goods shall before or time of delivery of goods or making available thereof to the recipient in other case। मतलब जहां पे मूवमेंट नहीं है, ये लो यहाँ से यहाँ तक लो, मैंने ये गुड्स को पकड़ा दिए, मूवमेंट नहीं है, दे दिया, डिलीवरी कर दी गुड्स। तो डिलीवरी होने से पहले आप लोग क्या है, इशू अ टैक्स इनवॉइस शोइंग द डिस्क्रिप्शन। पता है डिस्क्रिप्शन क्या होता है? क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ गुड्स, टैक्स रेट एंड सच अदर पर्टिकुलर्स एज बी प्रिस्क्राइब। ठीक है। सच अदर पर्टिकुलर्स में क्या क्या आता है? सबसे पहले अगर आप लोगों को या तो वहीं पर नोट डाउन कर लीजिए, मैं लिखवा देता हूँ, नोट डाउन कर लेना साइड में स्टार मार्क करके, खाली पेजेस होंगे और नोट डाउन करो। 16 चीजें होनी चाहिए इनवॉइस पे। नंबर 1, नेम ऑफ रिसिपिएंट, एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट, GSTIN ऑफ रिसिपिएंट, फिर नेम ऑफ सप्लायर, नंबर 2 एड्रेस ऑफ सप्लायर, नंबर 5 6 GSTIN ऑफ सप्लायर। टॉप पे टैक्स इनवॉइस लिखवाना चाहिए। 7वां। 8वां प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए उसमें। 9वां इनवॉइस नंबर होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 डिजिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 16 डिजिट। नंबर 10 HSN कोड होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जब आप आओगे, डिस्क्रिप्शन समझते हो क्या होता है कि क्या सामान है, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। रेट ऑफ GST लिखवाना चाहिए। ठीक है। सर मैंने एक इनवॉइस देखी थी जैसे जिनका एलयूटी था, हाँ, एलयूटी नंबर लिखा हुआ था, फिर एचएसएन कोड नहीं लिखे थे। गलत है, टैक्सेबल वैल्यू होना चाहिए। ठीक है। टैक्स अमाउंट होना चाहिए। टोटल वैल्यू होना चाहिए, जिसे हम इनवॉइस वैल्यू भी कहते हैं। और लास्ट बट नॉट लिस्ट साइन होना चाहिए। लोग कहते हैं ना, दिस इज कंप्यूटर इनवॉइस, कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस नीड नॉट सिग्नेचर, तो वो गलत है। या तो DSC साइन होना चाहिए या हाथ से साइन होना चाहिए। सिग्नेचर इज कंपलसरी। ठीक है। इसके अलावा अगर आपका एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है, तो आपको इनवॉइस के साथ साथ, जहां पे इनवॉइस लिखते हो टैक्स के नीचे लिख देना एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर LUT विदाउट पेमेंट ऑफ IGST। ठीक है, ये टर्म लिखा जाता है। अगर इसमें GST अगर मान लो अब वो नहीं है तुम्हारे पास, LUT नहीं है, तो लिखो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विद पेमेंट ऑफ IGST। एक्सपोर्ट ऑफ या क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की जगह सप्लाई ऑफ, सप्लाई टू SEZ ऑफ गुड्स अंडर LUT, अगर SEZ है तो SEZ। ठीक है। तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा अगर आप कंसाइनर हो, ट्रांसपोर्टर केस में हो,
ट्रांसपोर्टर हो तो कंसाइनरी डिटेल एंड कंसाइनरी डिटेल भी कंपलसरी है। ठीक है, इसको कहीं पे स्टार मार्क करके नोट कर लो। वो जो लिखा था ना, अदर प्रिस्क्राइब एज वी प्रिस्क्राइब, जो लिखा हुआ आता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखना, मैं एक मिनट, ये देखिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। जब आप ऑडिट भी करने जाते हो किसी क्लाइंट का, तो ये चीजें जरूर देखिए, मस्ट, एचएसएन कोड मस्ट है। तो अगर 5 करोड़ तक का टर्न होता है 4 डिजिट है, 5 करोड़ से ऊपर है तो 6 डिजिट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करे तो 8 डिजिट का एक्सपोर्ट रिक्वायर्ड। देखिए यही चीज जाननी होती है। देखिए आप लोग, 5 करोड़ का नेम एड्रेस ऑफ जीएसटी ऑफ सप्लायर, कंजिक्यूटिव सीरियल नंबर जिसको बोला जाता है आपका इनवॉइस नंबर, 16 डिजिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डेट ऑफ इशू, नेम एड्रेस जीएसटी ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन रिसिपिएंट का। ठीक है, name address of the recipient and address of delivery along with the name of state of its code if the such recipient is unregistered and where amount is exceeds 50,000 rupees। HSN code, description, quantity, गुड्स के केस में 1 जा रहा है, 2 जा रहा है, 5 जा रहा है, 100 जा रहा है, टोटल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, रेट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स। ठीक है, देन प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे है, कौन से स्टेट में, एड्रेस ऑफ डिलीवरी, एंड लास्ट में दिया हुआ है वेदर द टैक्स इज पेबल अंडर आरसीएम और सिग्नेचर ऑफ द सप्लाई। तो यहाँ पे एक तो आरसीएम वाला क्लॉज रह गया कि अगर आरसीएम है तो उसमें लिखना होता है वेदर आरसीएम यस और नो। और इसमें एक बोला है ना क्वांटिटी ऑफ गुड्स। और अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को कर रहे हो तो 50 लाख से ऊपर है तो उनकी डिटेल। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं आता है। मेंशन करना होता है कि हाँ, हम किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। कैटेगरी नहीं, स्टेट कोड क्या है, कौन से स्टेट में, एड्रेस लिखो तो पता चल जाएगा आई स्टेट में, सी स्टेट रजिस्टर में क्या है। जिसमें लिखते हैं ना कि रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम अंडर वो तो आपका दूसरा होगा, वो बिल ऑफ सप्लाई आता है। बिल ऑफ सप्लाई। हाँ, सेम डिटेल आपका अगर ये बंदा कंपोजिट में आता है, मान लो वो बंदा किसी चीज में कंपोजिशन में, तो टैक्स इनवॉइस से यहाँ पे लिखा बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, अगर कंपोजिट में है तो डन। तो अब आपका आगे क्लॉज नंबर 1 हमने पढ़ लिया, दोबारा पढ़ते हैं। नीचे की तरफ थोड़ा सा और नोट डाउन करना है? करो, फटाफट करो। कहाँ से करना? 15 15 है टोटल वैल्यू या इनवॉइस वैल्यू। सिग्नेचर होना चाहिए, साइन होना चाहिए, साइन कॉपी, आरसी अप्लीकेबल यस नो, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड अंडरस्टैंड केस में अगर 50 लाख से ऊपर है तो आप क्या करोगे उस केस में, उसकी डिटेल इन डिटेल सारी डिटेल करोगे। क्योंकि पता है बी टू सी केस में सबको पता है किसी को आईडी मिलना नहीं होता, तो कहते हैं सीधा नाम लिख के दे दो। बट अगर 50 लाख से ऊपर का है रजिस्टर केस में तो प्रॉपर एड्रेस वगैरह सब डाल देते हैं उसके लिए। इसलिए ध्यान रखो कि अपनी प्रैक्टिस ही बना लो कि भाई ये चीज़ सब कुछ चाहिए। मान लो कि जीएसटी नंबर नहीं तो नोट अप्लीकेबल लिख दो, अब एक फॉर्मेट डिजाइन कर लो, उसमें सब कुछ डाल दो, जो नहीं होगा वो नोट अप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट का जो केसेस में गुड्स एंड सर्विस दोनों है वैसे। हाँ
डन, आगे चले। ठीक है, अब देखो इस केस में, provided that the government may on the recommendation of council by notification specify the category of goods of supply in respect of which a tax invoice shall be issued within such time and in the such manner as it prescribed, ऐसा चलिए कुछ है नहीं। ये किसी के लिए गुड्स का मतलब गुड्स के केस में वो किसी भी तरीके से बाई होकर को जैसे ही आप गुड्स इशू करोगे, जैसे ही आप गुड्स को मूवमेंट करोगे, दोगे, डिलीवरी दोगे, तो आपको गुड्स को क्या करना है, इनवॉइस रेज करना कंपलसरी है। ठीक है जी। अब आता है सर्विस के केस में, देखो जरा, अ पर्सन supplying taxable services, कौन सी सर्विसेज, taxable services before or after the provision of service, provision of service मतलब पता है क्या होता है, सर्विस कंप्लीट होने के बाद, मतलब सर्विस कंप्लीट हो गया, ठीक है, मतलब बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस बट विद इन अ प्रेस्क्राइब्ड टाइम, प्रेस्क्राइब्ड टाइम इज 30 days। issue a tax invoice showing the description, value, tax charge thereon, and the such other particulars as been prescribed। मैं लिखवा चुका हूँ, such other particulars as been prescribed बता दिया, वही होता है। सबसे पहले बात ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा जैसे ही सर्विस कंप्लीट होगा या सर्विस प्रोविजन ऑफ सर्विस मतलब सर्विस कंप्लीट होगा, सर्विस का काम खत्म हो गया, मतलब समझ रहे हो कि मतलब भी एक ऑडिट का काम चल रहा है तो ऑडिट कंप्लीट हो गया, ऑडिट कंप्लीट कब वो होता है, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से। ठीक है, आईटीआर फाइलिंग कब होता है, जब जिस डेट को आईटीआर फाइल कर देते हैं। ठीक है, कोई मतलब सर्विस का तो कब पता चलता है, अब जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो तुम्हारा कब टीचिंग कंप्लीट माना जाएगा, जब मेरा कोर्स खत्म हो जाए। ठीक है, तो इस केस में कह रहे हैं कि आफ्टर प्रोविजन ऑफ सर्विस बट विद इन अ पीरियड एज वी प्रिस्क्राइब, पीरियड कितना है 30 डेज के अंदर। ये 30 डेज जो है आपका 45 डेज हो जाता है इन द केस ऑफ बैंकिंग कंपनी एंड इंश्योरेंस कंपनी। बैंकिंग कंपनी के केस में और इंश्योरेंस कंपनी के केस में उनको थोड़ा सा इनवॉइस इशू करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, क्योंकि देखो इंश्योरेंस के केस में क्या होता है, लोग पहले इंश्योरेंस का इनवॉइस भी करेंगे इशू तो क्या होगा, मतलब जाके जांच पड़ताल भी तो करेंगे ना कि जो बंदा उनसे पॉलिसी ले रहा है एक्चुअल में ऐसा नहीं झूठ झूठ बोल करके बोला मैं सब ठीक हूँ और इनवॉइस हमसे इशू करा ले, इंश्योरेंस इशू करा ले, हो सकता है 1 महीने के बाद ही बहुत बड़ी बीमारी पकड़ में आ जाए। तो मे भी ये सोच करके इनको 30 डेज का 45 डेज कर दिया गया। ठीक है, तो दो केसेस में कितना है 45 डेज, अदरवाइज कितना है 30 डेज। ठीक है, provided that the government may on the recommendation of council by notification specify the category of services or supply in respect of which tax invoice shall be issued within such time and the manner as been prescribed, उन्होंने कर दिया है बैंक या इंश्योरेंस कंपनी, subject to the condition mentioned therein specify the category of service in respect of which any other documents issued in relation to supply shall be deemed to be tax invoice or tax invoice may not be issued। ये आपका उसके बारे में बिल ऑफ सप्लाई के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, जहाँ पे हम आपके क्या बोलते हैं टैक्स इनवॉइस के लिए हम मतलब टैक्सेबल नहीं एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हो या कंपोजिशन स्कीम में फॉल करके। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये पढ़ते हैं सेक्शन 31(3) नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्टेंट इन सबसेक्शन 1 एंड 2। इसको पढ़िए क्या कह रहा है, ए रजिस्टर्ड पर्सन within 1 month from the date of issuance of certificate of registration and in the such manner as we prescribe issue a revised invoice against the invoice already issued during the period beginning with the effective date of registration till the date of issuance of certificate। ये लाइन पता क्या कहना चाह रहा है, जब हम सेक्शन 21 में रजिस्ट्रेशन लेने जाते हैं तो देखो एक होता है ना वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन, एक होता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। जब वॉलेंटरी आपका 20 लाख या 40 लाख जब आप क्रॉस कर लेते हो, जैसे अभी अभी रजिस्ट्रेशन लेने में बहुत दिक्कत होती है, जैसे कि अब हमने कई दिन रजिस्ट्रेशन लगा रखा है जुलाई से, लेकिन देते ही नहीं, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो अगर किसी का 40 लाख रुपए अगर मान लो जुलाई में कैंसिल हो गया तो क्रॉस कर गया, जुलाई 2023 में कैंसिल कर गया, क्रॉस हो गया, तो हमने अप्लाई किया और अप्लाई करके मान को आगे सितंबर में आ गया, सितंबर 2023 में आ गया रजिस्ट्रेशन, तो ये क्लॉज कहता है कि अब जुलाई से लेके सितंबर तक के लिए तो आप जीएसटी कलेक्ट करने के लायबल थे, बट आपने अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं। ठीक है, तो जो आपने इनवॉइस इशू कर दिया होगा उसको आप एक अब रिवाइज इनवॉइस नंबर इशू करो, कब से बीच में, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू टिल द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन।
ठीक है, आगे चलते हैं। ए रजिस्टर्ड पर्सन, क्लियर है ये वाला पॉइंट, मतलब रिवाइज इनवॉइस इशू करके आप उससे जीएसटी कलेक्ट कर सकते हो। A registered person may not issue a tax invoice if the value of such goods or service or both supply is less than 200 रुपए। कह रहा है 200 रुपए से कम का अगर आपका वैल्यू है तो आप इशू ही मत करो, काम चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है ए रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज और बोथ और पेइंग टैक्स अंडर द सेक्शन 10 shall issue instead a tax invoice, a bill of supply containing such particulars and manner as will be prescribed। कह रहा है कि अगर आपका एग्जेम्प्टेड गुड्स है या सर्विसेज है या आप सेक्शन 10 में फॉलो करते हैं, सेक्शन 10 कौन सा है, कंपोजिशन स्कीम वाला, तो आप टैक्स इनवॉइस क्या इशू करोगे, बिल ऑफ सप्लाई, कंटेंट सेम है। ठीक है, 90-80% कंटेंट सेम है, बट आपको क्या करना है, आपको तो पूरा याद कर लो एक ही बार में। Provided that the registered person may not issue a bill of supply if the value of goods or service of both supply is less than 200, मतलब 200 रुपए से जो भी कम हो उस केस में आप इशू ना करो तो भी चलेगा। ठीक है, मैं लिखा है, ध्यान रखना, कंपल्सरी नहीं है, मैं वर्ड यूज किया, ये मतलब करूंगा ही नहीं, आपकी मर्जी, बट कल को पूछेगा तो कैसे बताओगे, तो इसलिए करके रखेंगे। ए रजिस्टर्ड पर्सन सेल ऑन रिसिप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट, एडवांस को ज्वाइन करेंगे, एडवांस पेमेंट विथ रिस्पेक्ट ऑफ एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इशू अ रिसिप्ट वाउचर और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स कॉन्टेनिंग सच पर्टिकुलर्स एज प्रिस्क्राइब्ड। इसमें भी वही प्रिस्क्राइब है, बट ये मान के चलो एडवांस पेमेंट आपको रिसीव हो रहा है तो ऊपर टैक्स वाइज या रिसिप्ट वाउचर लिख लेना। ठीक है, कंटेंट अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना, जो मैंने आपको लिखवाया है ना वो सबसे मैक्सिमम है। अब उसमें जैसे कि आपको एडवांस पेमेंट के केस में तुम क्वांटिटी नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि पता नहीं होगा ना, पता है तो लिख लो। ठीक है, अगर तुम्हें उसमें जो जो चीज नहीं पता, जो मैंने 20 कंटेंट लिखवाए हैं तो उस सब में नॉट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल छोड़ दे, बाकी अदरवाइज जो जो चीज पता है वो लिख के रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि अगर तुमने यही पैसा वापस कर दिया तो आपको फिर रिसिप्ट वाउचर की जगह पेमेंट वाउचर इशू करना है। वेयर ऑन रिसिप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ द रजिस्टर्ड पर्सन इशू अ रिसिप्ट वाउचर बट सब्स्टिट्यूटली नो सप्लाई इज मेड and no tax is issued to the pursuance thereof, the said registered person may issue to them who had made the payment a refund voucher against such payment। अगर पहले तुमने उससे एडवांस लिए थे तो रिसिप्ट वाउचर दे दो, अगर आप उसको वापस कर रहे हो तो रिफंड वाउचर दे दो। ठीक है, कोई दिक्कत? सर डेबिट नोट क्रेडिट नोट इसमें नो, डेबिट नोट क्रेडिट नोट तो सप्लाई होने के बाद पिक्चर में आता है। ठीक है, A registered person who is liable to pay tax under subsection 3, 4 और 5 of 9, 4 ये क्या है, आरसीएम की बात करता है यार, 9, 3 and 9, 4 shall issue an invoice in respect of goods or services of both received by him from the supplier who is not registered on the date of receipt of goods and services। भाई देखो, दोबारा पढ़ो, A registered person who is liable to pay tax under subsection 3 और सबसेक्शन 4 ऑफ 9 सेक्शन, मतलब 9, 3 और 9, 4 किसकी बात करता है, आरसीएम की बात करता है। इशू एन इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम अ सप्लायर हु इज नॉट रजिस्टर्ड ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर कोई आरसीएम एप्लीकेबल है और जो तुम्हारा सप्लायर और रजिस्टर्ड नहीं है तो आप सेल्फ इनवॉइसिंग करोगे, खुद को खुद की इनवॉइसिंग करके आप उस पर आरसीएम पे करोगे और उसके बाद आप इनपुट ले सकते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 3, 4 ऑफ सेक्शन शैल इशू अ पेमेंट वाउचर एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर। पेमेंट वाउचर समझ गया, आरसीएम केस में बोल रहा है कि आरसीएम केस में आप पेमेंट वाउचर इशू करो। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन द केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। कंटिन्यूअस समझते हो आप लोग, कॉन्टिन्यूअस मतलब कि एक बार चलो पहले कॉन्टिन्यूअस की एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ऊपर चल के, उन्होंने बहुत अच्छा सा डेफिनेशन दिया। एडवांस के केस में से पहले हमने एडवांस से भी टैक्स इनवॉइस इशू की नहीं टैक्स नहीं, रिसिप्ट वाउचर ओनली, टैक्स इनवॉइस नहीं है। एक रिसिप्ट वाउचर नहीं होता, आप जैसे कैश में वो पढ़ते हो ना, जो वाउचिंग लिखा ना वाउचर होता है कैश में, वो की तरह एक हम रिसिप्ट वाउचर छपा के रखते हैं वो वाला।
फिर बाद में हम उसको टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे। अब बाद में जब उसको सर्विस दे देंगे तो टैक्स बेसिस हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस सर्विसेज करवा दीजिए। कॉन्टिन्यूअस सर्विसेज क्या होता है? ये नॉर्मली आपके कंस्ट्रक्शन लाइन के बिजनेस में होता है, या टेलीफोन लाइन के बिजनेस में होता है, या इंटरनेट लाइन के। इंटरनेट के कब कंप्लीट मानोगे आप बताओ? इंटरनेट की सर्विस कब कंप्लीट मानोगे? जब पेमेंट करेंगे, पेमेंट पेमेंट तो मैं 2 दिन में कर दूंगा, 2 दिन में बना जाएगा। तो जो एयरटेल वाले परेशान हो जाएंगे, ये बड़ा वाले परेशान हो जाएंगे, तो कब इनवॉइसिंग करेंगे? सर स्टेटमेंट तो एक होता है उसके अंदर स्टेटमेंट्स, बोलते हैं मैं 1 महीने का बिलिंग इस बार कर रहा हूँ। तो जैसे वो कंप्लीट हो गया 1 महीना, तो उनका पॉइंट ऑफ सप्लाई हो गया, उस दिन उनको इनवॉइस रेज करना है। इसमें यही कह रहे हैं, देखो देखिए सर, कंटिन्यूअस सप्लाई वेयर सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सक्सेसिव पेमेंट्स आर इन्वॉल्व, जहाँ में भाई अकाउंट्स मेंटेन होता है कि हाँ भाई आज इतना कंप्लीट हो गया, आज या ये पेमेंट की डिटेल्स अवेलेबल है। द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ ईच स्टेटमेंट इज इशूड और एज द केस में बी ईच पेमेंट इज रिसीव्ड। दोबारा सुनो, अकाउंट स्टेटमेंट्स में क्या होता है? अकाउंट स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट में मैंने आपके इतना काम कंप्लीट कर दिया। कोई प्रोजेक्ट है 6-8 महीने का, तो बोलता है कि मैं, आपने 6-8 महीने का है, तो अगर आपने इस 2 महीने में इतना काम किया है तो वो मुझे डिटेल दे दो, पैसे ले जाओ, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दिलवाओ। या वो बोलता है कि हाँ हर 2 महीने में आपको ये पेमेंट भेजता जाओ, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। तो वो बोल रहा है कि पेमेंट आने से पहले या स्टेटमेंट भेजने से पहले पहले आपके इनवॉइसिंग इशू हो जाना चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है इससे रिलेटेड। पेमेंट कैसे इशू किया जाता है? एडवांस में पहले देते हैं लोग, फिर बोलते हैं कि 10% कंप्लीट हो जाएगा तो मैं बिल करूंगा, फिर 25% कंप्लीट हो जाएगा तो बिलिंग करूंगा, फिर 50% कंप्लीट हो जाएगा तो बिलिंग करूंगा, 70% कंप्लीट हो जाएगा तो बिलिंग करूंगा। अब डिस्प्यूट यही राइज होता है, 70% कंप्लीट हुआ या 50% कंप्लीट हुआ या 20% कंप्लीट हुआ, ये कैसे पता है? रिसिपेंट जो बोलेगा आपने तो 70 क्या करो, 20% कंप्लीट नहीं हुआ, जबकि सप्लायर वाले काम में 70% मटेरियल लगा दिए, हमारे तो पैसे खर्च हो गए। कंप्लीशन सर्टिफिकेट देंगे, वो तो 100% तो मिलेगा ना। असल ये कुछ उससे लेते होंगे, ये स्टेटमेंट। तो वही होता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, मतलब कि नॉर्मली अगर आप बड़े बड़े एग्रीमेंट्स से कोई कॉन्ट्रैक्ट्स देखो तो उसमें ये चीजें लिखी होती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए या इस प्रोजेक्ट के लिए कंप्लीशन का पॉइंट ये है। ठीक है, तो वो पॉइंट आता है। द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ ईच। और जैसे ही यहाँ पे या तो पेमेंट इशू हो जाएगा या स्टेटमेंट इशू कर दोगे। जब आप लोग ऑडिट करने जाते हो, कि भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का देखना है या सर्विस का, इंडस्ट्री का देखना, पता कैसे चलता है कि आपका स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, आपको इनवॉइसिंग करना है। ठीक है, कुछ तो बड़ी कंपनी आती है सीधा बोलती है भाई इनवॉइस बिलिंग देंगे आपको, तब आपका हमें पेमेंट रेज करें। लेकिन जहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए इन्वॉल्व होगा तो कुछ ना कुछ तो पैसे आते रहते हैं। फिर कोई बंदा इतना तरीका है कि अपने अपना स्टाफ 50 लाख खर्च करके 1 करोड़ का वेट करेगा, कोई नहीं करेगा। सब लोग बोलते हैं 25% कंप्लीट हो, 25% पैसे रिलीज करो, 50% कंप्लीट हो, 50% पैसे रिलीज करो। ठीक है, तो समझ में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स क्या होता है? एट द टाइम ऑफ टेकिंग प्रोजेक्ट्स या एग्रीमेंट करते टाइम ये लोग स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्लेरिफाई कर लेते हैं। 25% मुझे इतने पैसे चाहिए, 50 कितने चाहिए, 100 कितने चाहिए। तो उस कंप्लीट होने का टाइम क्या आता है? इससे बढ़िया क्या आता है, इनवॉइस इशू कर देते हैं। इनवॉइस देखना 25% कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट की। हाँ, तो इनवॉइस हो गया, काम खत्म। ठीक है, नेक्स्ट आता है subjected to the provisions of clause D of subsection 3 in the case of continuous supply of services। clause D कौन सा जरा पढ़ना ऊपर, ये रहा, जिसे क्लोजर की बात करता है। where the due date of payment is ascertainable from the contract। देखो, अगर कॉन्ट्रैक्ट देख करके आपको लगता है कि हमें इसका ड्यू डेट पता है, तो आप इनवॉइस उससे पहले कर दोगे। where due date of payment is not ascertainable, then the invoice shall be issued before or at the time of where the supply of services are received the payment, receiving of payment receive करने से पहले issue कर दोगे। where the payment is linked with the completion of an event, the invoice shall be issued on or before the completion of event। अब दोबारा देखो, वही वाला पॉइंट है। सबसे पहले अगर अकाउंट्स पता है आपको कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पता है, तो उससे पहले इनवॉइस इशू कर दो। ठीक है, अगर मान लो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी नहीं पता, पेमेंट भी रिसीव नहीं हो रहा, तो कॉन्ट्रैक्ट से देखो किसमें उसमें ड्यू डेट ऑफ प्रीपेमेंट कहीं पे लिखा हुआ है, किस किस डेट को पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो उस डेट को इनवॉइस इशू कर दो। ये नहीं पता, ड्यू डेट नहीं पता,
तो कहता है कि अगर आपका अमाउंट रिसीव हुआ उससे जस्ट पहले आप इनवॉइसिंग इशू करो। अगर कहता है ये दोनों भी पता नहीं आपको, तो जैसे इवेंट कंप्लीट होता है तो इवेंट कंप्लीट होने से पहले पहले आप उसको क्या कर दो, इनवॉइस इशू करो। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इन द केस वेयर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज under a contract before the completion of supply, the invoice shall be issued at the time or when the supply cease, and the such invoice shall be issued to the extent of supply made before such cessation। मतलब cessation मतलब क्या था, कोई भी चीज का नहीं होगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट था अब नहीं होगा, हमने स्टार्ट कर दिया फिर अब हमें काम कराने की कोशिश करी तो बंद हो जाता है। दोबारा, इन द केस वेयर द सप्लाई ऑफ सर्विस सीज अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, सीज मतलब काम खत्म होगा, कंप्लीशन होने से पहले काम खत्म कर दिया, तो जितना काम किया उतने का आपको इनवॉइस रेज करना है। ठीक है, कब से पहले, सीसेशन से पहले। Notwithstanding anything contained in subsection 1, where the goods being sent or taken for the approval for, देखो अब ये आपका कौन सा है, सेल्ड और टेकन ऑन अप्रूवल बेसिस, याद है सेल और रिटर्न बेसिस पे अगर आप लोग कोई सामान भेजते हो तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल और बीच में जाती है। इस केस में मान के चलो, ये पता है कैसे होता है, जैसे कि आपको कंसाइनमेंट वाला मिलता है कि 100 टीम भेज देता है अपने बंदे को, कहता है बेच के जब बिक जाए तो पैसे दे दो। सेल वही हुआ ना, सेल और रिटर्न मतलब सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, कोई सामान भेज रहे हो, भेजे जा रहे हो, लेकिन कब इनवॉइसिंग कब करोगे, आप बोलोगे ना कि यार मैंने तो उसको भेज रखा है कि बेचेगा तब इनवॉइसिंग करूंगा, बिका ही नहीं है। अगर मान के चलो कोई टीवी बनाता है, टीवी बनाने के बाद उसने क्या किया, लोकल, कई बार देखो तुम लोगों ने देखा होगा कि लोकल टीवी जो होते हैं वो ओरिजिनल से भी अच्छे होते हैं, सस्ते होते हैं। ठीक है, अब उस केस में एक्सवाइजेड कंपनी ने 100 टीवी बना दी 5 जोड़ करके, और अब वो मार्केट में बेच रहे हैं। अब मार्केट में, अब वो 100 टीवी तुमने किसी XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स से दे दिया, दुकान में 10 टीवी उसको दे दिया, 10 टीवी द्वारका के सेक्टर में, 10 टीवी द्वारका के उस सेक्टर में, 10 टीवी उस सेक्टर में, तो तुम्हारे फुटेज तो रिमूव हो गया। अब बोलो सर मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो हमें तो इनवॉइस जनरेट कर देना चाहिए, तो जिसने 100 टीवी बनाई उसकी तो बिकी तो एक भी नहीं है, लेकिन 100 की इनवॉइस बना दोगे तो इसकी तो बैंड बच जाएगी। इसलिए बोला कि अगर ऐसा केस इन्वॉल्व है जहां पे आप सेल ऑन अप्रूवल बेसिस कर रहे हो कि क्या मतलब बिका नहीं बिका तो वापस आ जाएगा सारा टीवी, तो जब ऐसा इन्वॉल्व होगा तो 6 महीने का टाइम दिया था कि 6 महीने जिस दिन आपने मूव किया है वहां से 6 महीने के अंदर अंदर आपको इनवॉइस करना है। क्लियर है, तो ये सेक्शन 30 आपका यहाँ पे समाप्त हो गया। ये साथ में छोटे छोटे सेक्शंस देख लेना क्या है, क्योंकि जब उस टाइम पढ़ाएंगे समझ में नहीं आएगा, इसलिए अभी पढ़ लो। सेक्शन 32 और 33 साथ में पढ़ते चलो, खत्म हो जाएगा फिर आपका प्लीज सेक्शन, फिर क्रेडिट नोट डेबिट पढ़ा दूंगा आपको बाद में, ये आज ही खत्म कर देते हैं, ये क्रेडिट नोट डेबिट, ये भी छोटा सेक्शन है, फिर नेक्स्ट क्लास में सेक्शन 13 पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 33 देखिए आप, 32 पहले, प्रोविजन ऑफ अनऑथराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स, ए पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड shall not collect in respect of any supply of goods or services or both any amount by way of tax under this act। दोबारा देखिए, ए पर्सन हु इज नॉट ए रजिस्टर्ड पर्सन, जो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है वो टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, नो रजिस्टर्ड पर्सन shall collect tax except in accordance with the provisions of this act or rules they are made under। कोई भी बंदा क्या कहता है, ये टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा, जो अनऑथराइज्ड है ना वो नहीं कर सकता। और इसके आगे बोला है नो रजिस्टर्ड पर्सन शैल कलेक्ट टैक्स एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस, अगर कोई रजिस्टर्ड पर, पहला क्लॉज क्या कहता है कि नॉट रजिस्टर्ड पर्सन जो रजिस्टर्ड नहीं है वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। दूसरा कह रहा है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो टैक्स कलेक्ट करेगा बट एज पर लॉ। डन, सेक्शन 33 पढ़ते हैं। सेक्शन 33 है अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी इंडिकेटेड इन टैक्स इनवॉइस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। सिंपल है, जो भी मैंने ऑलरेडी समझा दिया। Notwithstanding anything contained in this act or any other law for the time in force where any supply is made for a consideration, every person who is liable to pay tax for the such supply shall prominently indicate all documents relating to assessment tax wise like documents the amount of tax, क्या दिखाएगा, amount of tax दिखाना कंपलसरी है। ठीक है, सेक्शन 33 31 जो बहुत इंपॉर्टेंट है,